हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विज्ञान का सेट नंबर तीसरा 2024 का, जिसका कोड 824 IL है, सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग खंड आ बहुकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। कहता है, पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में नीले रंग दिखने का कारण क्या है, यानी आकाश का जो रंग नीला है वो किस कारण होता है। तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें भी, निर्वात में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप में एक ही मान होगा। कहने का मतलब ऐसे कौन सा हो सकता है। तो उसमें होगा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट कहलाती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। ये केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए आपके। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन सी है। सजातीय श्रेणी हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है। तो जब चेक कर देंगे तो कौन सा आएगा, CnH2n, ठीक है, प्लस का C3H6 और यहाँ पे CH3OH तथा CH3CHO होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। वो कौन सी धातु है, वो पोटेशियम धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शून्य pH वाला विलयन होता है कैसा, अम्लीय। ठीक है। जिस विलयन का pH मान शून्य वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। सूर्य के प्रकाश से, ये अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O के समायोजन या संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो भैया ये कौन सा बनेगा, ग्लूकोज बन जाता है। कौन सा, ग्लूकोज बन जाता है। आगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। ठीक है। यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण दिया है और उसी को पूरा करने में जो हमारा प्रयुक्त होगा वो हमारा क्या है, NaOH है। ठीक है भैया, कौन सा है, NaOH। ये रासायनिक समीकरण अपनी कौन सी थी, CH3COON प्लस स्पेस कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति, इसमें क्या बनता है, CH4 यानी मीथेन प्लस का Na2CO3। इसमें सही ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक कीजिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न वायु का है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। इसका सही आंसर है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो इसका सही आंसर होगा मुख से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। कौन सा, जिब्रेलिन। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन ये सब मनुष्य के हैं, लेकिन जिब्रेलिन क्या है, पादप हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, वृद्धि हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है। पराग कोष के अंदर क्या बनता है, परागकण बनता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग कौन सा है, जायांग है। ठीक है। उसमें चार ऑप्शन थे, लेकिन उसमें सही आंसर कौन सा है, जायांग है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किन किन चीजों से, पराबैंगनी किरणों से। किससे, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से, UV किरणों से। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं खंडवा की ओर। ठीक है। इसमें प्रश्न है, उनको करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन की दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। हमें क्या है, आर का मान दिया है कितना, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर है। तो हमें पता है कि अगर फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो F बराबर R/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2, यानी R का मान 4 था तो 2 से काटेंगे इसको, 2 आ जाएगा तो F बराबर 2 हो जाएगा। अब फोकस दूरी F बराबर क्या है, 2 मीटर। तो U निकालना है, U कितना दिया हमारा, माइनस का 8 मीटर दिया है। ठीक है। दर्पण सूत्र से, किस सूत्र से, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो F का मान 2 रखा और U का मान -8 रखा प्लस का 1/V। तो भैया क्या करते हैं, इसके हर को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। अब इसको चालू करेंगे तो 4 + 1 = 8, यानी कि क्या हो जाएगा,
बराबर का 1/v। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/8 इक्वल का 1/v। तो इसको तिरिया गुणा कर देंगे तो 5 का v से गुणा होगा 5v, 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो यानी v बराबर कितना होगा, 8/5, यानी v बराबर कितना आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 1.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये कहता है कि यदि हम अपने तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैला के तीसरों एक दूसरे के लंब यानी एक दूसरे के लंबवत रहे, तो उसमें जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो मध्यमा होगी वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जबकि अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को इंगित करेगा। अब बल को प्रभावित करने वाले कारक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला कारक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा बल उतना ही अधिक होगा। दूसरा, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा। तीसरा, विद्युत धारा आई, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा। बात करते चौथा, कोण थीटा, चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक के बीच का कोण बल की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी है, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। अथवा में दिया है कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल से प्रवाहित धारा तथा दूसरा 0.8 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अपना ये जो इसका आरेख दिया है ये दिया है। ठीक है, तो इसमें देखने से लग रहा है 6 ओम और 2 ओम हमारे समांतर क्रम में है, जबकि 0.8 ओम श्रेणी क्रम में। तो क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 6 ओम और 2 ओम को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तब इसको जोड़ते हैं तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/2 होता है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको जब चालू करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि r बराबर हमारा 1.5 ओम आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा ये कि सेल से प्रवाहित धारा पूछ रहा है। धारा भी निकालेंगे लेकिन पहले हम क्या करते हैं, 0.8 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालते हैं। तो B बराबर आई आर, V बराबर आई आर, आई का मान कितना 5.21 है इंटू आर का मान 0.8 है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4.096 वोल्ट आ जाता है। चलिए, धारा हम लोगों ने इधर निकाल लिया था, जितना आया था, कहने का मतलब कि जब हम लोगों ने ये 6 ओम और 2 ओम को जोड़ा था तो जितना आया था 1.5 आया था। अब उसी को क्या करते हैं 0.8 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो r बराबर 1.5 प्लस 0.8, तो r बराबर 2.3 ओम होगा। अब ओम के नियम से B बराबर आई आर, तो B का मान 12 दिया, I का मान निकालना, R का मान 2.3 है, तो I बराबर कितना होगा 12.23। ठीक है, दशमलव काटे 0 बढ़ाएंगे, अब इसको काटेंगे 120 को 23 से भाग देंगे तो कितना होगा 5.2 एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये धारा का मान था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे गया। पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बराबर में क्या बन रहा है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का जल। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारा फार्मूला होता है CaOH का होल टच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 एरो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है प्लस का H2O जल का। अब देखते हैं क्या ये हमारी समीकरण संतुलित है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम इधर भी एक है, बराबर है। हाइड्रो ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 है और यहाँ 3 1 4 है, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ 2 इधर है, 2 इधर 4 है, यानी कि ये समीकरण हमारा संतुलित है। अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस का पोटेशियम सल्फेट, एरो है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 और प्लस का पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4 एरो। अब बेरियम सल्फेट का क्या होगा BaSO4 और प्लस का पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है। अब भैया इसको जब हमने बैलेंस किया, संतुलित किया, तो बस पोटेशियम क्लोराइड के आगे 2 आ गए। अब देखिए इसको चेक करते हैं क्या संतुलित है, बेरियम एक है, एक इधर भी है, बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी कितने हो गए, यहाँ पे एक ही था, इसलिए 2 से आगे गुणा करके इसको हमने बराबर कर दिया। पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं 2, एक ही था लेकिन 2 से जब गुणा किया तो ये भी 2 हो गया। सल्फेट यहाँ पे कितना, सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, यानी कि हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा दिया है जिंक प्लस का सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन। तो जिंक का फार्मूला Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा H2SO4 होता है, एरो
जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है, प्लस का हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए जिंक एक है, जिंक यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, सल्फेट यानी कि SO4 यहाँ भी, यानी कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। अगला है चौथा नंबर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड एरो, सिल्वर क्लोराइड प्लस का जिंक नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, प्लस का जिंक क्लोराइड ZnCl2 होता है, एरो AgCl सिल्वर क्लोराइड होगा, जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 का वोल्टाइज। ये भी क्या है, हमारा बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित का कारण समझाइए। क्वेश्चन है कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जस्ता कॉपर सल्फेट से कॉपर आयनों को विस्थापित कर देता है, जिसमें रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसका कारण यही है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर आयनों को विस्थापित कर देता है, जिसमें रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, दूसरा है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। क्या कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं? तो इसका सही जवाब है कि क्योंकि उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या चीज होता है? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिन्हें आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके दो उदाहरण लिखिए। इसका आंसर होगा अम्ल के क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण व जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, यानी HCl हमारा अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब इसकी अभिक्रिया करवाए तो NaCl प्लस का जल बना। NaCl हमारा लवण होता है और H2O जल होता है। ठीक है, ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कह रहा आगे सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा H2SO4 है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट प्लस का जल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भर्जन को उदाहरण सही समझाइए। अब भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर उसके गलनांक से कम बिना पिघलाए गर्म करने पर वह ऑक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। यानी कि इसको कैसे समझ लीजिए कि सल्फाइड आयन होता है, उसको वायु की उपस्थिति में क्या करना है? उच्च ताप पर गर्म करके, यानी उसके गलनांक से कम बिना पिघलाए गर्म करना है। ठीक है, और उसको ऑक्साइड में बदल देना है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे भैया ZnS जिंक सल्फाइड और प्लस का H2O। अब इसमें भर्जन होती है तो ये क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड प्लस का सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, चलिए इनके IUPAC नाम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लगाया, सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि यहाँ पे क्या लगा है? C डबल OH यानी कि ओइक। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन हमारे दो हैं, एक कार्बन दो कार्बन। ठीक है, तो एक के लिए एथ आता है, मेथ आता है और दो के लिए एथ आता है, यानी ये कौन सा अम्ल होगा? हमारा एथेनोइक अम्ल। और दूसरा है CH3CHO। ठीक है, यहाँ पे CHO यानी कि अल जुड़ेगा। ठीक है, तो ये एथ है। ठीक है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे दो है, दो के लिए क्या आता है? एथ आता है, तो एथेनॉल यानी एथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है मिसेल। मिसेल सरफेक्टेंट अणुओं जैसे साबुन का एक पुंजित समूह है जो एक कोलाइड कण बनाता है। यह एक विशिष्ट तापमान पर बनता है जब सरफेक्टेंट की सांद्रता एक निश्चित क्रांतिक मिसेल सांद्रता से अधिक हो जाती है। ठीक है, मिसेल ये होता है। अगला है संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन। पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। ये चित्रों का काम आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानवों में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों
के स्रावित हार्मोन के कार्य का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं हार्मोन्स को। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे विकास, उपापचय और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। मानवों की 4 प्रमुख अंतः ग्रंथियां होती हैं। मानव में 4 प्रमुख ग्रंथियां हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। इसका कार्य क्या है? थायराइड हार्मोन शरीर के उपापचय को नियंत्रित करता है। किसको भैया? उपापचय को नियंत्रित करता है और जो ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को प्रभावित करता है। ठीक है, हार्मोन थायरॉक्सिन जो आयोडीन पर निर्भर करता है। इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है थायराइड से? थायरॉक्सिन हार्मोन जो आयोडीन पर निर्भर है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पर? शरीर के विकास, हृदय की कार्यप्रणाली और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अग्न्याशय की। इसका कार्य क्या है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये रक्त के अंदर जो शर्करा होती है उसके स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे यानी अग्न्याशय से हमारा इंसुलिन नामक रक्त हार्मोन से निकलता है। जब रक्त शर्करा का स्तर अधिक होता है। और कौन सा निकलता है? ग्लूकागॉन। ठीक है, ये चीज। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन संचित ग्लाइकोजन को रक्त शर्करा में बदलने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, यानी इसका कार्य क्या है? तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब जब कभी आप किसी तनाव में आए तो उस समय आपके शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है और ऊर्जा के उपयोग को विनियमित करता है। हार्मोन की बात करें तो इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रेनालिन और कोर्टिसोल। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। एड्रेनालिन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। ठीक है, ट्रिगर करता है। और चौथी ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका कार्य क्या है? यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन और कई सारे हैं, वो सारे निकलते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है? शरीर के विकास, यौन परिपक्वता और शरीर के अन्य ग्रंथियों के कार्य को ये नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये हमारा 2024 का सेट नंबर 3 था। आई होप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।